हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 जिसमें फर्स्ट चैप्टर आता है पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंट्री जो है और कितना कंट्री जो पूरे देश में अपने पावर को किस तरह शेयर करता है, यानी कि पावर को सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग होता है, कौन सा कंट्री करता है या कौन सा कंट्री नहीं करता है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि दो ऐसा कंट्री है जिसके बारे में हम अच्छे से उसका केस स्टडी करेंगे। पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेल्जियम के बारे में। तो देखिए बेल्जियम जो एक्चुअली जो है ये यूरोप का सबसे छोटा कंट्री है और ये यूरोप में किस किस कंट्री से घिरा हुआ है। एक तरफ नीदरलैंड है, एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ लग्जमबर्ग है और एक तरफ फ्रांस है, यानी कि 4 कंट्री से घिरा हुआ है। ये इतना छोटा कंट्री है कि हमारे देश का हरियाणा का जो एरिया है उससे भी इसका एरिया कम है। तो देखिए इस कंट्री में अगर थोड़ा सा पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 59% जो इस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है। 40% जो पॉपुलेशन है इसका वो फ्रेंच स्पीकिंग है और रिमेनिंग 1% जो बच रहा है वो जर्मन स्पीकिंग है। तो डच जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम है फ्लेमिश। फ्लेमिश रीजन में डच रहते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जहां रहते हैं उन एरिया का नाम है वेलोनिया रीजन। ठीक है, तो देखिए ये हुआ पूरे कंट्री का पॉपुलेशन का डेटा, यानी कि पूरे कंट्री में 59% डच है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। और इसी का जस्ट अपोजिट ब्रुसेल्स की बात करें, जो यहाँ पर इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो है इसी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि 80% जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है। तो देखिए पूरे कंट्री में डच जो है मेजॉरिटी में है और वही चीज कैपिटल की बात करें तो डच जो है माइनॉरिटीज में है। तो देखिए डच यहाँ मेजॉरिटी है और डच यहाँ माइनॉरिटी है, तो फ्रेंच जो है यहाँ माइनॉरिटीज में है। ठीक है, तो फ्रेंच यहाँ माइनॉरिटीज में है, तो फ्रेंच का जो रहन सहन है, फ्रेंच का जो है रहने का ढंग है, फ्रेंच जो है वो बहुत ही अमीर है और प्रॉस्पेरस है। तो इसी को देख करके जो डच जो यहाँ मेजॉरिटी में है वो इन लोग को देख करके थोड़ा इनके अंदर जलन सी भावना है। तो यही चीज को लेकर के 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ कि थोड़ा सा इन लोग के बीच में टेंशन हो गया और थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो देखिए ये हुआ बेल्जियम का थोड़ा सा पॉपुलेशन का बैकग्राउंड आपको दिए। अब इसी के दूसरे तरफ हम लोग चलते हैं श्रीलंका की ओर। तो श्रीलंका में देखते हैं क्या कि श्रीलंका का पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है और श्रीलंका को आपको पता होगा श्रीलंका जो है तमिलनाडु से सट करके जो है सी रूट के द्वारा ये श्रीलंका बनता है। एक आइलैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे कंट्रीज में जो है 74% जो है सिन्हला है। इसके अलावा 18% जो पूरे कंट्रीज का है वो तमिल है। तो 18% तमिल जो है उसमें भी 13% श्रीलंकन तमिल है
और 5% जो है वो इंडियन तमिल है। तो इंडियन तमिल कहने का मतलब ये हो गया कि जब कॉलोनियल पीरियड था इंडिया में, जब इंडिया जब अंग्रेज के अंदर में था, तो उस समय बहुत सारा इंडियन जो है दूसरे कंट्री जा कर के काम करते थे। तो उसी समय से अब तक वहाँ बहुत सारे इंडियन शिफ्ट हो चुके हैं, तो उन्हीं लोग को बोला जा रहा है इंडियन तमिल। और रिमेनिंग जो 7% है वो क्रिश्चियन है। 7% जो है क्रिश्चियन है, ठीक है। इस क्रिश्चियन में तमिल भी आ जाते हैं और सिन्हला भी आ जाते हैं। और जो तमिल है वो हिंदू भी है और साथ ही साथ मुस्लिम भी है। तो देखिए, ये हुआ श्रीलंका का पॉपुलेशन वाइज इसको हम बता दिए। तो यहाँ पर मेजोरिटी कौन है? यहाँ पर मेजोरिटी में जो है वो सिन्हला है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि श्रीलंका जो है अपने देश का जो पावर का शेयरिंग जो करता है वो किसके अनुसार करता है, और बेल्जियम जो है किस तरह अपने देश का पावर शेयर करता है, और किस कंट्री में पावर शेयर करने का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका जो क्या कर रहा है, ये अपने देश में मेजॉरिटी के अनुसार अपने पावर को शेयर कर रहा है। यानी कि ये जो है पूरा पावर जो है श्रीलंका जो है सिन्हला के हाथ में ही रख दिया है। यानी कि ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और ये जो पूरा जो है इसका पावर जो है मेजोरिटेरियन पे डिपेंड करता है, और ये सिन्हला को ही सुपरमैसी में रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, ये अपने देश को कैसे सिन्हला को सुप्रीम में रखा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या स्टेप लिया जाता है सिन्हला के द्वारा, कि 1956 में जो है सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। दूसरा, सिन्हला के द्वारा जो है बहुत सारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोला गया है, जिसमें सिन्हला को गवर्नमेंट जॉब देने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद जो है सिन्हला जो है वो एक्चुअली बुद्धिज्म थे, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसके अलावा ये सब जो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं सिन्हला के द्वारा, जिससे क्या हो रहा है कि श्रीलंकन तमिल के बीच में थोड़ा सा मतभेद पैदा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का जो स्टेप लिया जा रहा है सिन्हला के द्वारा, वो अपने कंट्री को क्या कर रहा है, डिसयूनाइट कर रहा है। यूनाइट नहीं कर रहा है, ये डिसयूनाइट कर रहा है। इससे क्या होगा, पब्लिक जो है वहाँ का जो माइनॉरिटीज जो है भड़क जाएंगे। तो देखिए आगे जाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए श्रीलंकन तमिल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो श्रीलंकन तमिल पे इसका इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे उसका फीलिंग जो है वो एक एलिएशन के रूप में बढ़ जाता है। एलिएशन मतलब कि सिन्हला से इसका रिलेशन जो है थोड़ा सा दूरी बनाता है। तो इसी में जो है जो श्रीलंकन तमिल जो है ये गवर्नमेंट को बोलते हैं क्या कि गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये उनके लैंग्वेज उनके कल्चर्स को टेक केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंकन तमिल जो है गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है श्रीलंकन तमिल को हर चीज़ का राइट्स को वो डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जिसके बीच में क्या हो रहा है कि सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसका स्ट्रेंड मतलब कि दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ते जा रही है। तो आप देखते हैं रिएक्शन क्या है तमिल पर और इसका रिजल्ट क्या पड़ता है। तो देखिए श्रीलंका तमिल जो है वो बहुत सारा पार्टीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। श्रीलंकन तमिल जो है पार्टीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है और तमिल को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वो देना चाह रहा है और अपना एजुकेशन को जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है ये सब बात जो है अलग अलग पार्टी को बना करके वो दिखाना चाहता है। इसके अलावा 1980 में
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है जिसमें तमिल स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का डिमांड कर रहा है। इसके अलावा जो है, जब दोनों के बीच में इतना स्ट्रेन हो गया था, इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक सिविल वार के जैसा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ये सिविल वार जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस सिविल वार में। जैसे कि इसमें जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इसमें मारे गए हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पीपल जो है कंट्रीज को छोड़ के भाग गए हैं और बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं, ठीक है, जिससे सिविल वार जो है पूरे कंट्रीज में, पूरे श्रीलंकन कंट्रीज में एक सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री विच एंडेड इन 2009, ठीक है। ये श्रीलंका जो सिविल वार जो है ये 2009 में इतना सिविल वार का सिन्हला और तमिल के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिरकार 2009 में जाकर के इस लड़ाई का एंड होता है। तो देखिए ये हम लोग क्या देखें कि जो भी श्रीलंका में तमिल रह रहे हैं और जो भी सिन्हला रह रहे हैं, सिन्हला जो है वो मेजोरिटीज में है और तमिल जो है वो माइनॉरिटीज में है, तो वहाँ का पीपुल जो है पूरा पावर जो है अपने कंट्री का पावर सिन्हला को दे दिए हैं और वो अपने माइनॉरिटीज के बारे में थोड़ा भी सोच नहीं रहे हैं कि क्या वो कैसे रहेंगे, क्या उनका लैंग्वेज है, क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा भी उसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। तो पूरी जो है कंट्रीज को पूरा डिसॉल्व कर दिया है लास्टली एक सिविल वार के रूप में। और इस सिविल वार में हमको ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट में तमिल जो है, श्रीलंकन तमिल जो है एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर दिया है और जिसके कारण सेपरेटली वो उसी देश के अंदर रह रहा है। ये हुआ एक श्रीलंका का ओवरव्यू। तो देखिए अब हम इसी का बेल्जियम में हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में उतना माइनॉरिटीज होने के बावजूद भी बेल्जियम में भी 1% जर्मन भी है। बेल्जियम में ये सारा माइनॉरिटीज जो है ये अपने पावर को किस तरह शेयर करता है, जिसके कारण सारा माइनॉरिटीज भी अच्छे से मिलजुल के रह रहा है। और आज यही रीजन है कि हम बेल्जियम को छोटा कंट्री होते हुए भी वहाँ शांतिपूर्वक लोग रह रहा है। तो चलिए देखते हैं बेल्जियम अपने कंट्रीज को किस तरह पावर को शेयर करता है। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि बेल्जियम का मॉडल जो है वो क्या है। तो बेल्जियम का मॉडल जो है, इसका मेन कॉन्सेप्ट बेल्जियम का जो है वो बिल्कुल अलग है हर एक कंट्री से। ये चाहता है क्या कि हर तरह का एग्जिस्टेंस हो, हर तरह का एग्जिस्टेंस हो इसके कंट्रीज में। रीजनल डिफरेंसेस जितने भी हैं यहाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी जो भी है इसके अंदर, वो सारे आपस में मिलजुल कर रहे। तो देखिए 1970 से लेकर 1993 के बीच में इसका कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड किया गया है, बार बार 4 बार अमेंड किया गया, 4 टाइम्स, ठीक है, ताकि लोग जो है शांतिपूर्वक इसी देश के अंदर रहे। तो देखिए बेल्जियन मॉडल क्या कहता है कि बेल्जियन मॉडल में सबसे पहले बताया जाता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल पावर का बहुत सारा पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया गया है, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना राइट्स डिसीजन ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो भी मिनिस्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो दोनों जगह जो है इक्वल नंबर्स ऑफ मेंबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत सा स्टेप ले रहा है ये कंट्री, क्योंकि इन्होंने अपने देश को में जितने भी जनता लोग रह रहे हैं वो सारे को यूनाइट रखने का प्रण लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रुसेल्स में क्या हुआ कि वो भी जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो भी सारे इक्वल नंबर में होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में डच जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि जितने भी फ्रेंच होंगे और डच जितने भी मेंबर्स होंगे सारे इक्वल नंबर्स में होंगे। उसी तरह ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ का, उसमें भी दोनों कम्युनिटी जो है आपस में यूनाइट हो गए। अब देखिए
जर्मन में ये जर्मन भी 1% जर्मन जो है यहाँ के माइनॉरिटीज है, उसके लिए भी एक नया थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया है जिसको बताया जा रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगा वो अपने सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अपने कास्ट के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों के बारे में ख्याल रखेगा, जिसका अपना लैंग्वेज होगा, अपना रिलीजन होगा। ठीक है, तो ये जो है एक बेल्जियम का एकोमोडेशन, बेल्जियम को यूनाइट करने का एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसके कारण आज भी बेल्जियम में जो है एक छोटा कंट्री होते हुए भी ये पूरे देश में जितना शांतिपूर्वक यहाँ के लोग रहने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने शांतिपूर्वक यहाँ के लोग रहने वाले हैं, शायद ही उतने शांति से लोग दूसरे कंट्रीज में रहते होंगे। तो देखिए, एक तरफ हम श्रीलंका के बारे में देखें और एक तरफ देखें बेल्जियम के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में ये देखे थे कि वहाँ का देश जो है वो पूरा मेजोरिटी के अनुसार पावर को कैप्चर किए हुए थे, वो थोड़ा सा भी पावर को जो है शेयर करने का कोशिश नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वार। और सिविल वार से क्या हो गया कि पूरा देश जो है एक डिसयूनाइट हो गया, और उसमें जो लास्टली जो माइनॉरिटीज में जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो लास्टली एक सेपरेट स्टेट लेकर के उस शांतिपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बेल्जियम में देखा जाए तो इस यहाँ के पब्लिक जो है वो स्टेट और पूरे कंट्रीज में जो है वो दोनों पब्लिक जो है वो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिसके कारण ये दोनों पब्लिक जो है आपस में यूनाइट के साथ रह रहे हैं। और साथ ही साथ 1% जर्मन जो रहते थे उनके लिए भी थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया है, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बताया जा रहा है, जिसके कारण ये बेल्जियम एक अकोमोडेशन के रूप में जाना जा रहा है। और वही चीज़ श्रीलंका जो है एक मेजोरिटेरिज्म के नाम पे जाना जा रहा है। अब देखिए, हम लोग को क्या लेसन मिलता है ये दो कंट्रीज को पढ़ करके। तो ये दो कंट्रीज को पढ़ करके हमको लेसन यही मिलता है कि दोनों कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन दोनों कंट्रीज का जो पावर है वो शेयर करने का तरीका जो है वो एकदम डिफरेंट है। ठीक है, अब कैसे डिफरेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम में क्या था, जितने भी लीडर्स थे वो अपने कंट्री को यूनिटी के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है, वो अपने कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स होते थे उनके प्रति रिस्पेक्ट था, उनके प्रति फीलिंग्स था। ठीक है, और वो जो है अपने डिफरेंट कम्युनिटीज और रिलीजन्स को जो है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ पावर को शेयर करना चाहते थे। तो देखिए, बेल्जियम के लीडर्स का ये सोच था। लेकिन वही चीज बदले में श्रीलंकन तमिल्स को क्या देखा जा रहा है श्रीलंका में। तो देखिए, श्रीलंका में क्या देखा जा रहा है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी थे वहां के, वो फोर्सली जो है वो क्या करते थे, वो डोमिनेंस करते थे अपने माइनॉरिटीज पे। ठीक है, और वो जो है अपने पावर को रिफ्यूज करते थे शेयर करने को। ठीक है, इसलिए वो जो है वो अंडरमाइन हो गए थे यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट से, यानी कि कंट्री को इस तरीके से वो लेकर के चले थे ताकि एट लास्ट जो है उस कंट्री में यूनिटी नाम का चीज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि वहाँ के कंट्री जो है, वहाँ के लीडर्स जो है वो मेजोरिटी पे ही पूरा डिपेंडेंट थे और वो किसी तरह जो है माइनॉरिटीज पे टॉर्चर करते थे। बस यही जो है हम लोग को दोनों कंट्रीज से लेसन मिलता है। अब देखिए, हमारे पास अब आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये पावर शेयरिंग हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पावर शेयरिंग जो एक्चुअली जो होता है वो सबसे पहले ये कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होने के पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। सबसे पहले ये दिमाग में बात रख लीजिए कि पावर शेयरिंग क्या करता है कि ये छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स के बीच में ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को घटाता है, और साथ ही साथ वो जो है स्टेबिलिटी देता है उसको। पहला पावर शेयरिंग का डिजायरेबल कंडीशन ये है कि पावर शेयरिंग जो क्या करता है कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो है पावर शेयरिंग ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ओल्ड स्पिरिट है, यानी कि अगर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है
तो अपने आप को डेमोक्रेसी का डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल जो होता है वो शेयरिंग पावर करता है और साथ ही साथ वो अफेक्टेड एरिया पे एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्टली जो पावर शेयरिंग का नाम जो दिया गया है, जो कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल फॉर्म बोलते हैं उसको। और सेकंड मोस्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं ये मोरल। सेकंड जो है उसको हम लोग मोरल बोलते हैं। तो देखिए जो प्रूडेंशियल रीजन जो होता है वो स्ट्रेस करता है पावर को, ठीक है, ताकि उस देश का जो आउटकम्स हो वो बेटर हो। दूसरा मोरल रीजन जो है इसका क्या है कि ये पावर शेयरिंग को एक वैल्यूएबल एम्फसाइज करता है, वैल्यूएबल पावर देता है। यही इसका दोनों पावर शेयरिंग का मतलब होता है। अब देखिए हम लोग आते हैं अलग अलग तरीके का पावर शेयरिंग जो होता है हमारे देश के अंदर। दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्री ऐसा है जिनके अंदर अलग अलग तरह का पावर शेयरिंग होता है। देखिए कितने तरह का पावर शेयरिंग होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है किसी भी देश का पावर जो होता है वो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताया जाता है। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? टू मेक लॉ। जैसे हमारे कंट्री में जो है वो लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब कि वो कोई भी कानून को बना सकता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब यही होता है टू एग्जीक्यूट लॉ, यानी कि टू इम्प्लीमेंट लॉ, ये इम्प्लीमेंट करवाता है, पूरे कंट्री में लागू करवाता है। और जुडिशियरी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है जिस जगह पे कानून नहीं अप्लाई हो पाता है तो वहाँ जो है क्या करता है, वहाँ इसको जज करता है, वहाँ सजा देता है, आखिर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, ये चेक करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के पावर शेयरिंग को हम चेक एंड बैलेंस करते हैं। इन चेक एंड बैलेंस कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग चेक करेंगे और बैलेंस भी करेंगे कि कहाँ पे मेरा जो है पावर, कहाँ जो है मेरा कानून जो है लागू हो रहा है, कहाँ लागू नहीं हो रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग किस तरह का बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग वर्टिकली चलते हैं। वर्टिकली मतलब कि हो गया सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट है लेकिन यहाँ जो सिंपल जो है पावर को शेयर करता है डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे गवर्नमेंट को प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के अंदर जो पावर को शेयर कर दिया जाता है उसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज में जो है, हमारे कंट्रीज में जो होता है क्या, सेंट्रल से स्टेट और स्टेट टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत पे क्या है कि हमारे पावर को शेयर किया गया है। और बेल्जियम जो होता है, बेल्जियम डिड बट श्रीलंकन रिफ्यूज्ड, यानी कि सिंपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यही वर्टिकल पावर जो है वो बेल्जियम किया लेकिन श्रीलंका क्या किया, उसको रिफ्यूज किया। तो ये चीज बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पावर शेयरिंग अमंग्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारा छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर किया जाता है। जैसे हम लोग देखें क्या बेल्जियम के केस में क्या देखें कि 1% जो माइनॉरिटी जो है वो जर्मन भी है। उस जर्मन के लिए अलग से एक कम्युनिटी बनाया गया था जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, ताकि उस तरह के गवर्नमेंट जो बने वो अपने माइनॉरिटीज़ को, जर्मन के लैंग्वेज रिलीजन को चेक करे कि क्या सही है क्या गलत है। अब चौथा तरह का, 4 टाइप्स का जो पावर शेयरिंग होता है वो अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग होता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब देश में कोई सरकार बनने जाता है और वो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जब सरकार नहीं बना पाता है तो इसके बीच में अलग अलग पार्टीज जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो क्या करता है कि आपस में मिल करके पावर को शेयर कर लेता है। आपका इस तरह जो है आपका चैप्टर जो है ये एक्सरसाइज जो हो गया वो ख़त्म हो गया, पावर शेयरिंग। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेकंड लेसन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म।